नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 21 को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस, आरओ, एसएससी, हाई कोर्ट, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम्स के लिए। और ये धमाका पैकेज है आपका टॉप 20 का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व जो होता है वो पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण एशियाई देशों का एक एसोसिएशन, उसे क्या बोलते हैं? आसियान। ठीक है। तो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। वही नेपाल की 199.7 पर किलोमीटर स्क्वायर, पर्सन्स पर किलोमीटर। पाकिस्तान की आपकी 287, वही श्रीलंका की 324। तो सबसे ज्यादा अधिकतम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? वो है भारत की, 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया, कनाडा और मलेशिया, रूस और नाइजीरिया। तो नंबर 1 पे आपका चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया, नंबर 3 पे है यूएसए, नंबर 4 पे आपका इंडोनेशिया, नंबर 5 पे आपका ब्राजील, 6 पे आपका पाकिस्तान। ठीक। नंबर 7 पे आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पे चीन और भारत के बाद यूएसए और इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर तथा नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर रहा? मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और त्रिपुरा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम जो है, मिजोरम में साक्षरता दर 91.3% रही और नगरीकरण जो आपका शहरी है, नगरीकरण में 52.1%। दोनों ही दृष्टि में नंबर 2 पे रहा है। साक्षरता में नंबर 1 पे कौन था? केरल। और नगरीकरण में आपका नंबर 1 पे था वो गोवा था, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपका मिजोरम रहा है और केरल नंबर 1 पे साक्षरता में रहा और मिजोरम दूसरे नंबर पे रहा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर, आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर हरियाणा रहा और लिंगानुपात में सबसे निचले स्तर पे रहा है। तो लिंगानुपात में हरियाणा का क्या था? 879 वुमेन पर 1000 मेन। ठीक है। पश्चिम बंगाल का लिंगानुपात कितना था? 950। महाराष्ट्र का 951,
29, मध्य प्रदेश का 931 था। ठीक है, लिंगानुपात में नंबर लास्ट में जो था वो हरियाणा था, और आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है? नोटेस्टीन, थॉमसन, ली, डबुलडे। तो प्रवचन सिद्धांत से किसका नाम संबंधित है? वो इन चार ऑप्शन में कौन से हैं? ली साहब हैं। ली जो है उनका प्रवचन सिद्धांत से संबंध था। और साथ ही साथ बीजर, जैनसन, पीटरसन आदि भी जो प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, ली जो है इन ऑप्शन में ली आपको मिल रहा है, बाकी बीजर, जैनसन और पीटरसन भी प्रवचन सिद्धांत से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में और सूची 2 में क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। देवपाड़ा अभिलेख, सूची 1 में अभिलेख दिए गए हैं और इनका किससे संबंधित है? देवपाड़ा अभिलेख समुद्रगुप्त, ग्वालियर अभिलेख खारवेल, प्रयाग स्तंभ अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन, हाथी गुम्फा अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। तो देवपाड़ा अभिलेख जो था वो बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित था। वही ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, और हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार मार्क आप कर सकते हैं। तो ए का 3 और बी का 4th, 1 और 2, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। सातवाहनों ने सिक्के के सिक्के जारी किए थे। तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए करने वाले कौन थे? सातवाहन, ये भी आपका सही है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, ये भी आपका बी ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने जारी किया था, ये आपका गलत है। स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम लेख जो था वो यूनानी शासक ठीक है, यूनानी शासकों ने जारी किए थे। तो सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के यूनानी शासकों ने जारी किया था, कुषाणों ने नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र से प्राप्त होता है। निकायों का संबंध जैन धर्म से है। अचरांग सूत्र का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो निकायों का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, जबकि अचरांग सूत्र है वो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ। और महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र से प्राप्त होता है, यहाँ पे 1 सही है आपका। तो सी ऑप्शन यहाँ पे केवल सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो निकायों का संबंध बौद्ध धर्म से, अचरांग सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश के शासनकाल में सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सेना को हस्म अतरफ कहते थे। सुल्तान की व्यक्तिगत सेना सवारे कल्ब कहलाती थी। तो केंद्रीय सेना को हस्म अतरफ कहते थे और सुल्तान के व्यक्तिगत सेना को सवारे कल्ब कहते थे। हस्म अतरफ और सवारे कल्ब। तो इल्तुतमिश के शासनकाल के बारे में देखना है। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो केंद्रीय सेना थी
केंद्रीय सेना थी उसको क्या कहा जाता था? हस्म-ए कल्ब, हस्म-ए कल्ब कहा जाता था। या कल्ब-ए सुल्तानी, कल्ब-ए सुल्तानी। ठीक है, तो यहाँ पे हस्म-ए तरफ बोला गया है तो ये गलत है। सुल्तान के व्यक्तिगत सेना को, जो उनके घुड़सवार होते थे, शाही घुड़सवार, उनको सवार-ए कल्ब कहा जाता था। तो यहाँ पे केवल 2 ऑप्शन सही है, बाकी ये गलत है। सुल्तान की व्यक्तिगत सेना, जो उनके घुड़सवार थे, व्यक्तिगत घुड़सवार, उनको कहा जाता था सवार-ए कल्ब। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कर दिया गया है और सूची 2 में आरोपण। उस्र, गैर मुसलमानों पर भूमिकर। खराज, जो उस्र होता है, गैर मुसलमानों पर भूमिकर। खराज, लूट व गड़े खजानों पर कर। खुस्म, मुसलमानों पर धार्मिक कर। जकात, मुसलमानों पर भूमि कर। तो जो उस्र होता था उसे मुसलमानों पर भूमि कर कहा जाता था। जो मुसलमानों पर भूमि कर लगता था उसे उस्र कहा कहते थे। खराज, खराज का संबंध गैर मुसलमानों पे जो भूमि कर लगाया जाता था उसे खराज कहते थे। और खुम्स, खुम्स का संबंध लूट व गड़े खजानों पर, लूट व गड़े खजानों पर जो कर लगता था उसे खुम्स या खस्म बोलते थे। जकात, जकात मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था उसे जकात कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जकात का संबंध मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाने से है। तो यहाँ पे लास्ट फोर्थ खराज का फर्स्ट है, खस्म का सेकंड और सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क के संबंध में, मिल्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प की पहचान कीजिए। पहला है, यह विद्वानों को तथा धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि थी। यह वंशानुगत नहीं थी। केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो मिल्क का संबंध, मिल्क का संबंध किससे है वो भी देख लेते हैं। यह विद्वानों तथा धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि को मिल्क कहा जाता था। यह वंशानुगत नहीं थी। ये गलत है, यहाँ पे ये वंशानुगत थी। ठीक है, जिस परिवार को दी गई होगी उसी परिवार को अगली बार भी दी जाएगी, तो ये वंशानुगत थी। तो केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वंशों की सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संगम वंश, शालूब वंश, अरावी इडू वंश और तुलु वंश। तो विजयनगर साम्राज्य, जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें 4 वंशों का सही क्रम दिया गया है। पहले संगम वंश था, उसके बाद शालूब वंश, उसके बाद तुलु वंश, लास्ट में सबसे आया वो अरावी इडू। ठीक है, संगम, शालूब और तुलुब, उसके बाद अरावी इडू वंश। 1 2 4 3, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। इस दौरान विजयनगर साम्राज्य का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? विरूपाक्ष, देवराय द्वितीय, सदाशिवराय, वेंकट द्वितीय। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो सदाशिव राय था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। तो सदाशिव राय ने तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की तरफ से आप लड़ाई लड़ी थी। बाकी अपोजिट में कौन थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। इधर आपका विजयनगर, तालीकोटा का युद्ध। इधर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये सब एक तरफ थे, विजयनगर एक तरफ था। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की हार हुई, ये जीते थे। तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संप्रदाय से संबंधित संत नहीं था? ख्वाजा बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन, हामिदुद्दीन नागौरी, निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती संप्रदाय से संबंध नहीं था। बख्तियार काकी भी चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड थे। शेख बुरहानुद्दीन भी चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड थे और निजामुद्दीन औलिया भी। हामिदुद्दीन जो नागौरी थे वो सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करिए। सूची 1 में संप्रदाय है और सूची 2 में संस्थापक। स्मृति संप्रदाय रामानुज, श्री संप्रदाय निम्बार्क, ब्रह्म संप्रदाय शंकराचार्य, शनक संप्रदाय मध्वाचार्य। तो स्मृति संप्रदाय से संबंधित, स्मृति संप्रदाय का संबंध जो था वो शंकराचार्य से था। श्री संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो रामानुज साहब थे। ब्रह्म संप्रदाय, इसके संस्थापक थे वो मध्वाचार्य। शनक संप्रदाय के निम्बार्क। तो यहाँ पे स्मृति संप्रदाय का संबंध शंकराचार्य से। ए का तीसरा। श्री संप्रदाय का रामानुज फर्स्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है हमें। गुरुमुखी लिपि को गुरु अंगद ने शुरू किया था। सिखों हेतु अलग विवाह पद्धति लवन की शुरुआत गुरु हरगोविंद ने किया था। गुरु रामदास ने अमृतसर नामक शहर की स्थापना की थी। खालसा का गठन व पंचक कार की व्यवस्था गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। तो यहाँ पे गलत कथन को ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। सिखों हेतु अलग विवाह पद्धति लवन की शुरुआत गुरु अमरदास ने की थी। हरगोविंद साहब ने नहीं की थी, यहाँ पे अमरदास ने की थी लवन जो विवाह पद्धति उसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मराठा पेशवाओं का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव प्रथम, वालाजी विश्वनाथ, माधवराव प्रथम, माधवराव नारायण। तो यहाँ पे मराठी पेशवाओं का सही क्रम ढूंढना है। सबसे पहले वालाजी विश्वनाथ, सेकेंड ऑप्शन। फिर बाजीराव प्रथम, उसके बाद
बालाजी बाजीराव इनके पुत्र थे। माधवराव प्रथम। लास्ट में आपके माधवराव नारायण। तो बालाजी विश्वनाथ नंबर 1 पे, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम 2 1, फिर आपका 3 और 4, 2 1 3 4। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO द्वारा कोरोना वायरस के दो वेरिएंट B1.617.1 तथा B1.617.2 का क्या नाम रखा गया था? ठीक है, तो WHO द्वारा जो कोरोना है इसका नामकरण किया गया था। वेरिएंट, दो वेरिएंट कौन कौन से? तो .1 जो था वो कप्पा था और .2 जो था वो डेल्टा था। तो कप्पा और डेल्टा। V1.6 जो पहला वेरिएंट था कप्पा, B.1.617.1 था इसका वेरिएंट, और .2 जो था वो डेल्टा वेरिएंट था। अभी कौन सा वेरिएंट चल रहा है? ओमिक्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेशवा के काल में पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया गया? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव प्रथम। तो पेशवा के काल, कौन से पेशवा थे उनके काल में पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया गया था? तो बालाजी बाजीराव के समय में ये जो पेशवा का पद था वो वंशानुगत बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शहादत खां बुरहान मुल्क, शहादत अली, सफदरजंग और वाजिद अली शाह। तो ये सब जो थे वो अवध के शासक थे। तो इनका सही क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले थे शहादत अली बुरहान मुल्क, तो 1 नंबर। उसके बाद आए सफदरजंग 1, फिर 3 आए, फिर उसके बाद सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला है नहीं आपके। उसके बाद आए सादत अली, लास्ट में वाजिद अली शाह। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 देख लेते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले सादत खां बुरहान मुल्क आए, उसके बाद आपके सफदरजंग, उसके बाद सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। ठीक है, लास्ट में है आपके वाजिद अली शाह। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।